वेलकम। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक में भी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन के बारे में वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करेंगे, लेकिन आपके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक में भी चैप्टर दिया गया है पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो वहां पे इंडिया के बारे में मेनली हम पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन पैटर्न को देखें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 90% आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो केवल 10% एरिया में रहती है। ठीक है, जबकि आपकी वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्रीज है? 195 कंट्रीज है, लेकिन 195 कंट्रीज में से केवल 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, वहां पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रहती है। ठीक है, वो कंट्रीज आपकी कौन कौन सी हैं? पहली देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री आपकी चाइना है, दूसरी इंडिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ आपकी इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स पाकिस्तान, सेवंथ नाइजीरिया, एट्थ बांग्लादेश, नाइन्थ रसिया और 10th मैक्सिको। इन 10 कंट्रीज में से भी देखेंगे तो 6 कंट्रीज आपकी वर्ल्ड में ऐसी, इन 10 कंट्रीज में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। इसमें से भी 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो केवल एशिया में है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि एशिया में कितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन पाई जाती है। इसीलिए जॉर्ज बी क्रेसी ने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। इन्होंने कहा कि एशिया में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, और कुछ ऐसी प्लेसेस है जहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, केवल इसी रीजन से, क्योंकि वर्ल्ड की 6 जो सबसे ज्यादा देखेंगे, टॉप 10 में देखेंगे तो 6 आपको मिल जाएंगे। कहाँ 6 कंट्रीज कहाँ की मिल जाएंगी? एशिया की मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी आपका रेशियो होता है किसके बीच में? पॉपुलेशन और एरिया के बीच में। ठीक है, किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, वही वहां का क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे सपोज करिए किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1,50,000, और वो एरिया कितना है? मान लीजिए क्या 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी हो जाएगी 1500। तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से हम वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अगर लैंड को देखेंगे, हर लैंड की एक फिक्स कैपेबिलिटी होती है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उतने अमाउंट में ही वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकता है, फिक्स लिमिट होती है। तो इसके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी करना जरूरी है कि वो लैंड वहां की पॉपुलेशन सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर आपका देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर में ज्योग्राफी के बारे में मेनली हम देखेंगे। फर्स्ट उसमें देखेंगे हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जिस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, वाटर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, आपके इरिगेशन के लिए। तो वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसके लिए क्या चाहिए? हर काम के लिए ऑलमोस्ट वाटर चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, जिस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उस एरिया में ज्यादा लोग रहेंगे। जैसे हम लोग जितने भी सिविलाइजेशंस देखेंगे, चाहे वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन रही हो, चाहे वो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रही हो, चाहे वो नाइल वैली सिविलाइजेशन रही हो, ये सारी सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर की आपकी बिसाइड में फ्लरिश हुई है। जैसे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, इंडस रिवर के पास में, मेसोपोटामियन आपकी टिग्रीज और यूफ्रेट्स के पास में, आपकी नाइल वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो नाइल रिवर के पास में फ्लरिश हुई है। तो जो वाटर है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को डिसाइड करने में। जो मेजर, अगर इंडिया में ही देखते हैं तो जो मेजर आपकी सिटीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, आपकी कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सारे सिटीज कहाँ है कि आपके रिवर के अलोंग बसे हुए हैं, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड देखेंगे आपका लैंड फॉर्म। किसी एरिया के लैंड का फॉर्म कैसा है? वो एरिया प्लेन है, प्लेट्यू है, हिल है, वो भी डिसाइड करेगा किसको? उस एरिया के पॉपुलेशन को। जैसे कोई एरिया अगर माउंटेनस रीजन है तो माउंटेनस रीजन में क्या होता है? वहां पे आपके
ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी बहुत मुश्किल होती है, वहां पे रेलवेज की कंस्ट्रक्शन, रोडवेज की कंस्ट्रक्शन, ये बहुत मुश्किल काम होता है। वहां पे आप घर वगैरह को नहीं बना सकते हैं, घर बनाना भी काफी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना भी काफी मुश्किल काम होता है। आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छे से नहीं हो सकता है। तो वहां पे टेरेट फार्मिंग वगैरह तो होती है, बट जो प्लेन एरिया में जितने लेवल पे आपकी फार्मिंग हो जाएगी, जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा, उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी टेरेट फार्मिंग वाले एरिया में नहीं हो पाएगी। इसीलिए ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन वाले एरिया में। वो किसी भी आपके हिल या फिर माउंटेन वाले रीजन को प्रेफर नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल में देखें तो जो हम लोग वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट देखते हैं, वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में बहुत कम लोग रहते हैं, जबकि वर्ल्ड के प्लेन एरियाज देखें, जैसे आपकी गंगा रिवर वैली को देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। आपकी जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए का रीजन देखेंगे, वहां पे वो आपका प्लेन एरिया है, वहां पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी लैंडफॉर्म जो है वो पॉपुलेशन को अफेक्टेड करती है। हम लोग क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। जिस एरिया की क्लाइमेट क्या होगी, सूटेबल क्लाइमेट होगी, उस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जैसे आपकी मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो बहुत पहले से बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेट है वो बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट है, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन में आपके देखेंगे जैसे आपका इटली हो गया, आपकी ग्रीक हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज में देखेंगे आपकी जैसे लिबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, नाइजर हो गया, आपकी ट्यूनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये सारे कंट्रीज आपकी मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन, वहां पे जो क्लाइमेट है वो बहुत प्लीजेंट रहता है। ठीक है, आप जो क्लाइमेट जो आपकी मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन्स हैं, उसको हम देखेंगे आपका फ्रूट बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रूट बहुत ज्यादा आपके उगाए जाते हैं। सॉइल देखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर आपका सॉइल। सॉइल में देखेंगे तो जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, जो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, उस वो सॉइल क्या करेगी, क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगी। और क्रॉप का प्रोडक्शन अगर अच्छे से होगा तो उस रीजन में लोग ज्यादा रहने के लिए आएंगे, और वो रीजन क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। जैसे इंडिया और चाइना का रीजन है, इंडिया और चाइना का जो प्लेन का रीजन देखेंगे, वहां पे जो रिवर्स जाती हैं वो क्या करते हैं, हर साल नए सॉइल को डिपॉजिट करने का काम करती हैं। और सॉइल क्या होता है, बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से वहां पे ज्यादा लोग आते हैं और रहते हैं, ताकि वो वहां पे एग्रीकल्चर कर सके। सेकेंड फैक्टर है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम लोग देखेंगे जैसे आपका जिससे मनी मिलता है, ठीक है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आपका जैसे मिनरल हो गया, मिनरल क्या करता है, जिस एरिया में मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो माइंस के रीजन्स होते हैं, वहां पे आपके स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आके रहेंगे, और उनके आके रहने की वजह से वहां की उस रीजन की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे आपका इसका एग्जांपल है कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। ठीक है, ये आपका अफ्रीका में यहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है, और इस रीजन में बहुत सारे लोग केवल मिनरल के एक्सट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे आके रहते हैं। सेकेंड हम लोग फैक्टर देखेंगे अर्बनाइजेशन है। जो एरिया अर्बनाइज्ड होते हैं, ठीक है, अर्बन एरिया में मिलने क्या होता है, जो सिविक एमिनिटीज हैं, लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज काफी अच्छी होती हैं, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं कहाँ पे, आपके अर्बन एरिया में, और उसकी वजह से अर्बन एरिया की पॉपुलेशन क्या बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे आप मेगा सिटीज वगैरह देखेंगे, दिल्ली मुंबई वगैरह को देखेंगे, वहां की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। मेगा सिटीज की पॉपुलेशन हमेशा 10 मिलियन से ज्यादा होती है। जिस सिटी की पॉपुलेशन क्या हो 10 मिलियन से ज्यादा, उसको मेगा सिटी कहते हैं ना। थर्ड देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की स्टेब्लिश होने की वजह से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती है। कैसे, अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी तो वहां पे वर्कर्स आके रहेंगे, स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स आके रहेंगे। अब वो जो वर्कर्स रहेंगे उनके साथ उनकी फैमिली भी आके रहेगी। उनकी फैमिली को क्या चाहिए, उनके जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज वगैरह चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, काफी सारे जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले
वर्कर्स हैं वो वर्कर आके उस इंडस्ट्रीज वाले रीजन में भी रहने लगते हैं। अगर लोग वहां रहने तो बार्बर, सिंपली सी बात है, बार्बर भी चाहिए, टेलर भी चाहिए, तो इन सारी चीजों की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऐसे लोगों को जो आपके इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उस रीजन की, जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, उस रीजन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कोब ओसाका रीजन ऑफ जापान। ठीक है, जापान में एक रीजन है इसको हम कोब ओसाका रीजन कहते हैं। वहां पे मेजर इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन है, कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे रहती हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे रहने की वजह से वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, और लोग ज्यादा रहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले ज्यादा रहेंगे, और उसकी वजह से उस एरिया की पॉपुलेशन क्या होती है? बढ़ जाती है। थर्ड देखेंगे हम लोग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, सोशल और कल्चरल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? सोशल फैक्टर पहले हम लोग देखते हैं ना। जिस एरिया में सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशन होगी, वार वगैरह की कंडीशन होगी, वहां से लोग फ्ली कर जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, उस रीजन में रहना पसंद नहीं करते। जैसे आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया में। ठीक है, जहां पे इस समय वार चल रहा है, उस एरिया में जो अदर कंट्रीज के लोग आके वहां पे परमानेंटली रह रहे थे वो भी वहां से भाग गए। ठीक है, इंडिया में जो लोग वहां पे जाके रहते हैं वो भाग के इंडिया में चले आए हैं। आप इजराइल और पैलेस्तीन में देख लीजिए, वहां पे जो लोग रह रहे थे वो भी भाग गए हैं। तो ऐसी एरियाज जहां पे क्या होती रहती है? कंटिन्यूअसली अनरिस्क की कंडीशन रहती है, वार की कंडीशन रहती है, उस एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते, ना उस एरिया में लोग जाना पसंद करते, तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी? अपने आप कम हो जाएगी। जबकि ऐसे एरिया जहां पे क्या है? सोशल रेस्ट की कंडीशन है, वहां पे लोग सोशल, एक सोसाइटी में शांति व्यवस्था है, तो वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लोगों को अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड है तो भी उस एरिया में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, उस कंट्री में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जिस एरिया में शांति व्यवस्था वगैरह है उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद है आपका प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ऐसे प्लेसेस जहां पे कल्चरल, जिसका कोई ना कोई कल्चरल या फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे आपका इंडिया में देखें वाराणसी हो गया, आपका चेन्नई वगैरह के साइड का एरिया हो गया। ठीक है, ये सारी जगह क्या है? कल्चरल सिग्निफिकेंस है इनका, कुछ ना कुछ। हरिद्वार हो गया, इनका कुछ ना कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है। आप देखेंगे जैसे मक्का मदीना हो गया, मक्का मदीना जो है उस एरिया में वो पूरा डेजर्ट का एरिया है, लेकिन फिर भी वहां पे लोग जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे रीजन चले जाएंगे जहां पे आपको बड़े बड़े चर्च वगैरह मिल जाएंगे। तो ऐसे प्लेसेस जिसकी कुछ ना कुछ कल्चरल या फिर आपकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, उस रीजन में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और वहां की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब किससे है? पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से है। किसी एरिया में पॉपुलेशन या तो इंक्रीज करेगा या तो उस एरिया में पॉपुलेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हम किसे कहेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहेंगे? चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम, किसी दो समय के बीच में। ठीक है, जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। जैसे 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1.10 बिलियन थी। ये पॉपुलेशन बढ़ के 2011 में कितनी हो गई? सपोज करते 1.21 बिलियन हो गई। तो ये क्या है? दो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो 2001 से 2011 10 सालों में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 1.21 से 1.10 माइनस कर देंगे तो लगभग आपकी 10 मिलियन पॉपुलेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। 10 मिलियन पॉपुलेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हुआ है दो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में। ग्रोथ रेट कब कहेंगे? जब पॉपुलेशन की ग्रोथ को किस में एक्सप्रेस किया जाए? परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए, तब उसको कहते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसे कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये डिफरेंस होता है बर्थ और डेथ के बीच का। जैसे किसी एरिया में 1000 लोग पैदा हुए और उसमें से 100 लोग मरे, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना होगा? 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। 900
लोग बढ़ेंगे, उसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नेचुरली पैदा हो रहे हैं और नेचुरली मर भी रहे हैं, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्यों कब कहेंगे, जब बर्थ और डेथ के बीच का डिफरेंस प्लस कर दिया किसके साथ, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन डिफरेंस के बीच में। जैसे किसी एरिया में बर्थ माइनस डेथ के बीच, यानी कि नेचुरल ग्रोथ यहाँ पे कितना है, सपोज कर लेते हैं 900। किसी एरिया में इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन हो रहा है। जैसे इन माइग्रेशन में मान लीजिए हम लोग कितने लोग आ रहे हैं आपके, मान लेते हैं 100 लोग आ रहे हैं और उस एरिया से 50 लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो 100 माइनस 50, आउट माइग्रेशन हो जाएगा 50, इन माइग्रेशन हो जाएगा 100, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 50। तो 900 प्लस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 950। ये क्या होगी, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बर्थ में से जब हम डेथ रेट को माइनस करेंगे, जिसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, उसको हम कहेंगे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो जब पॉपुलेशन क्या हो, बढ़े, तब उसको कहेंगे हम पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये कब होगा, जब बर्थ रेट ज्यादा हो किससे, डेथ रेट से। ठीक है, ज्यादा लोग पैदा हो और कम लोग मरे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। या फिर क्या हो, इन माइग्रेशन ज्यादा हो किससे, आउट माइग्रेशन से, यानी कि किसी रीजन में लोग ज्यादा आ रहे हैं और कम लोग वहां से बाहर जा रहे हैं, तब भी उस रीजन की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसे कहेंगे, जब पॉपुलेशन किसी रीजन की कम होगी। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, जब डेथ रेट ज्यादा हो जाए किससे, बर्थ रेट से। ठीक है, ज्यादा लोग मर जाए और कम लोग पैदा हो। या फिर वहां पे आउट माइग्रेशन ज्यादा हो किससे, इन माइग्रेशन से। ठीक है, वहां पे लोग जब बाहर ज्यादा जाए और वहां पे उस रीजन में लोग कम आए, तब वहां पे क्या होगा, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी उस रीजन की धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रीजन के पॉपुलेशन के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग आपका कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के बेसिकली देखेंगे हम लोग 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट है आपका क्रूड बर्थ रेट, दूसरा है क्रूड डेथ रेट और थर्ड है आपका माइग्रेशन। क्रूड बर्थ रेट किसे कहेंगे, बर्थ रेट को एक्चुअली में क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्रूड बर्थ रेट किसे कहेंगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, एक साल में जितने 1000 लोगों पे जितने लोग पैदा होते हैं। ठीक है, उसमें से केवल लाइव बर्थ्स को ही गिना जाएगा, जो जिंदा रह जाते हैं, जो मर जाते हैं उनको आप काउंट नहीं करेंगे। सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, क्रूड बर्थ रेट का नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाई पी। पी क्या है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, उस साल का जो साल के बीच में जो पॉपुलेशन है। जैसे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एक साल का, जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक, तो साल के बीच में यानी कि जून वाले महीने में, उस टाइम उस साल की क्या हो, मिड ईयर, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। मिड ईयर में कितना पॉपुलेशन वहां पे है वो लिखेंगे कहां पे, टी की जगह पे, और इंटू कर देंगे 1000 से, तो आपका मिल जाएगा क्रूड बर्थ रेट। इसी तरह से हम क्रूड डेथ रेट भी देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, 1000 लोगों पे कितने लोग डेथ कर रहे हैं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में। इसका फॉर्मूला क्या है, क्रूड डेथ रेट का डेथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाई पी। पी क्या है, नंबर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर इनटू 1000, तो आपका निकल जाएगा क्रूड डेथ रेट। थर्ड फैक्टर है आपका थर्ड आपका कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज का, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, जब किसी एरिया से, किसी रीजन से, एक रीजन से लोग मूव करके जाते हैं दूसरे रीजन में, तो उसको कहते हैं हम माइग्रेशन। माइग्रेशन में 2 रीजन होते हैं, एक रीजन होता है आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन जिसे कहते हैं, और दूसरा रीजन होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, ऐसा रीजन जहां से लोग निकल के दूसरे रीजन में जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑरिजिन। उस रीजन को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ ऑरिजिन। और जिस रीजन में लोग जाएंगे उस रीजन को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहेंगे। मतलब प्लेस ऑफ ऑरिजिन, आप यहां से निकल रहे हैं तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन,
जैसे हम दिल्ली से जा रहे हैं कहाँ, हैदराबाद, तो दिल्ली क्या हो गया, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और आप हैदराबाद जा रहे हैं तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है। इमिग्रेशन क्या होगा, जब लोग क्या करेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है, किस जो रीजन में वहां पे जाएंगे उनको, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इमिग्रेशन। ठीक है, जो लोग जाते हैं वहां पे उनको कहते हैं इमाइग्रेंट्स। ई माइग्रेशन किसे कहेंगे, जब लोग वहां से बाहर निकलेंगे, उस रीजन से जाएंगे, प्लेस ऑफ ऑरिजिन से बाहर जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे, ई माइग्रेशन। ठीक है, जो लोग बाहर जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ई माइग्रेंट। जो लोग अंदर आएंगे, इम माइग्रेंट्स। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, इम माइग्रेंट्स। प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते क्यों हैं, वाई द पीपल मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, इसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर देखेंगे आपका पुल फैक्टर होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर आपका क्या है, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर ऐसे फैक्टर होंगे जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन को, यानी कि जहां पे वो बंदा रहता है उस रीजन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं, उस रीजन को रहने लायक नहीं बनाते हैं। ठीक है, उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, पुश फैक्टर्स। जैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बेरोजगारी है उस रीजन में, पुअर लिविंग कंडीशन है, वहां पे रहने के हालात बहुत खराब है, पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो, पॉलिटिकल टर्मोइल, वार वगैरह चलता हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशन हो, एक गवर्नमेंट रह ही नहीं पाती हो, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत अच्छा ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, नेचुरल डिजास्टर वहां पे होते हैं, हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल भूकंप आ रहा है, हर साल वहां पे सुनामी आ जा रही है, तो उस रीजन में कोई भी पर्सन नहीं रहेगा, क्योंकि उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, और कोई पर्सन मरना नहीं चाहता है। इपीडेमिक्स आ जा रहा है। ठीक है, बार बार उस रीजन में क्या हो रहा है, कोई ना कोई बीमारी फैल जा रही है, टाइफाइड फैल जा रहा है, मलेरिया फैल जा रहा है, डेंगू फैल जा रहा है, ठीक है, आपका हैजा फैल जा रहा है, तो लोग क्या होंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो उस रीजन में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, भाई इस रीजन से मुझे निकल के दूसरे रीजन में जाना है, तो उस फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, पुश फैक्टर। धक्का दे रहा है, ऐसा फैक्टर जो आपको धक्का दे रहा है कि यहां निकल भाग जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। ठीक है, पुल फैक्टर हम किसे कहेंगे, ऐसे फैक्टर जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को, ऐसे फैक्टर जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यहाँ जहां जहां बंदा वो जाएगा उसको क्या करते हैं, मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे आपका पुल फैक्टर्स, यानी कि खींचेगा कि हमारे पास आओ, क्योंकि हम ज्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन को चाहिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, अच्छी खासी जॉब हो, ठीक है, अच्छा खासा उसमें पैसा मिलता हो, पीस और स्टेबिलिटी हो, उस रीजन में क्या हो, शांति व्यवस्था हो, और गवर्नमेंट जो स्टेबल गवर्नमेंट हो, ये नहीं बार बार चेंज हो रही है, 2 साल एक साल गवर्नमेंट नहीं रह पा रही है, फिर बदल जा रही है, फिर 1 साल गवर्नमेंट आए फिर बदल जाए, जैसे बांग्लादेश और नेपाल में कंडीशन चल रहा है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ की और प्रॉपर्टी की क्या हो, सिक्योरिटी हो, पीपल एकदम सिक्योर हो, निश्चिंत हो कि हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे जीवन को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उस रीजन में लोग क्या करेंगे, ज्यादा जाके रहना पसंद करेंगे। प्लीजेंट क्लाइमेट, ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा, बहुत अच्छा हो, एकदम सुनहरा क्लाइमेट हो, जैसे आपकी जो कोस्टल रीजन्स होती हैं वहां पे जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, बहुत मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, तो वहां पे लोग ज्यादा जाके रहना पसंद करते हैं। तो आपकी जो पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करने वाले 3 आपकी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट आपका ग्रोथ बर्थ रेट, ग्रोथ डेथ रेट, और थर्ड आपका तो क्या था, माइग्रेशन। ठीक है, तो पुश और पुल फैक्टर ये जो होंगे आपके, ये माइग्रेशन को अफेक्ट करेंगे कि माइग्रेशन किस रीजन से किस रीजन में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये दिया गया था आपका वारेन थॉमसन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये यूज होता है किसके लिए, डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, किसी एरिया में फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी होगी, या फिर फ्यूचर में पॉपुलेशन की ग्रोथ की रेट कितनी होगी, फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी तेजी से या फिर कितने कम स्पीड से ग्रो करेगा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसके थ्रू, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थ्रू। ठीक है, ये थियरी क्या कहती है कि किसी भी रीजन में एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम, कोई भी रीजन में जो बर्थ रेट होता है, ठीक है, वहां पे हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से
वो सोसाइटी चेंज होती है किसमें, लो बर्थ और लो डेथ रेट वाले रीजन में। कैसे, जब वो सोसाइटी किससे ट्रांजिट होती है, किसमें, पहले वो सोसाइटी कैसी होगी, रूरल होगी, ग्रामीण होगी, एग्रेरियन, वहां पे जो मेन एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, एग्रीकल्चर होगी, और वहां के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होंगे। वहां से ट्रांसफर होगी किसमें, अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी में। अर्बन सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और लिटरेट, जहां पे लोग पढ़े लिखे रहेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे सोसाइटी भी चेंज होती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में आपके 3 स्टेजेस दिए गए, ठीक है, और इन्हीं स्टेजेस के थ्रू जो चेंज होता है, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में चेंज होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक स्टेज अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आज से कम 200 साल पहले जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज थे वो कैसे थे, आपके देखेंगे रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट कंट्रीज थी, ठीक है। तो वहां पे पॉपुलेशन देखेंगे क्या है, बहुत कम थी, क्योंकि वहां पे डेथ और बर्थ रेट हाई थे। यहाँ पे देखेंगे मेनली आपके 3 स्टेज में हो कि आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के आपके कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे आपका, जिसको हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज कहा जाता है। इस टाइम में हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टिलिटी होती है, यानी कि ज्यादा लोग पैदा भी होते हैं और ज्यादा लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सैनिटेशन होती है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह होती है, वो अच्छे से अवेलेबल नहीं रहती हैं। सेकंड देखेंगे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लोगों की जीवन की अवधि है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव, वो कम रहती है, बहुत कम साल तक कोई इंसान जिंदा रहता है। इलिटरेसी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहले स्टेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, इलिटरेसी होगी वहां की सोसाइटी में, और टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो होगा। इपिडेमिक्स, आपके फ्रिक्वेंटली इपिडेमिक्स आते रहेंगे, बीमारियां फैलती रहेंगी, हैजा फैल जाएगा आपका, डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गया, टाइफाइड फैल गया, ठीक है। इपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, और जो फूड सप्लाई क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब कंटिन्यूअस फूड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे आपके बांग्लादेश और रैन फॉरेस्ट ट्राइब करंट का एग्जाम्पल है, जबकि आज से 200 साल पहले लगभग सारे कंट्रीज किस स्टेज में थे, पहले स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे, जब हाई मोर्टिलिटी, फर्टिलिटी और हाई मोर्टिलिटी हुआ करती थी, लोग ज्यादा पैदा हुए थे, ज्यादा मर भी जाते थे, ठीक है। करंट में एग्जांपल कौन कौन है, आपके बांग्लादेश और रैन फॉरेस्ट ट्राइब। सेकेंड स्टेज को हम लोग कहते हैं एक्सपांडिंग स्टेज, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, सेकेंड स्टेज आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक्सपांडिंग स्टेज आपकी अर्ली एक्सपांडिंग और लेट एक्सपांडिंग स्टेज में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक्सपांडिंग पढ़ना है, सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हाई फर्टिलिटी एंड लो मोर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बर्थ ज्यादा होगी, और डेथ रेट कम होगी, यानी कि लोग ज्यादा पैदा होंगे और मरेंगे कम, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ, क्योंकि सैनिटेशन में और हेल्थ में क्या आएंगे, इंप्रूवमेंट आएंगे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा पैदा होंगे लेकिन मरेंगे कम, ठीक है। इसके करंट एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आपका श्रीलंका और केन्या हो गया, ये आपकी किस स्टेज में है, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया को किसी स्टेज में रखेंगे तो इंडिया भी सेकेंड स्टेज में रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में भी देखेंगे तो अर्ली एक्सपांडिंग है या फिर लेट एक्सपांडिंग है, तो इंडिया जो होगा वो आपका लेट एक्सपांडिंग स्टेज में है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, हालांकि आता नहीं है क्योंकि आपने दिया नहीं है। थर्ड देखेंगे हम लोग, थर्ड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थर्ड स्टेज को हम लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज भी कहते हैं, लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्टिलिटी लो होती है और मार्टिलिटी भी क्या होती है, लो होती है, यानी कि लोग कम पैदा होंगे, कम बच्चे पैदा होंगे और कम बच्चे मरेंगे भी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एरिया होगा वो अर्बनाइज्ड हो जाएगा, लोग लिटरेट हो जाएंगे, टेक्निकल नो हाउ होगा, यानी कि लोग अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहेंगे। पॉपुलेशन जो होगा वो स्टेबल रहेगा, पॉपुलेशन या फिर स्लोली ग्रो भी कर सकता है, ठीक है, थोड़ा ग्रो करेगा, या फिर स्टेबल पॉपुलेशन रहेगा। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज।
इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, कनाडा, जापान, यूएसए। लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स भी है। ठीक है, एक रिसोर्स का काम भी करता है, ह्यूमन रिसोर्स, वो जो होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एक लेवल से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए जिसको किसी भी कोई भी एरिया की लैंड क्या कर पाए, सपोर्ट ना कर पाए, तब क्या होती है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आती है, पॉपुलेशन प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे हम फैमिली प्लानिंग को एसेस करके, ठीक है, लोगों तक फैमिली प्लानिंग पहुंचाए कि फैमिली को प्लान कैसे करना है। ठीक है, दो हम दो हमारे दो, इस प्रकार के स्लोगन्स वगैरह आते हैं फैमिली प्लानिंग में। प्रोपेगेंडा फैलाएं, जैसे फ्री कंट्रासेप्टिव वगैरह प्रोवाइड किया जाए लोगों को, तो उससे भी क्या हो सकता है, फैमिली कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस, लोगों में हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, उनमें जागरूकता भी फैला सकते हैं, उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे एक फेमस आपके डेमोग्राफर हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते थे, सोशियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं या डेमोग्राफर कर सकते हैं, थॉमस माल्थस। ठीक है, इन्होंने 1798 में अपनी थियरी में बताया कि एक टाइम ऐसा आता है जब जो लैंड है, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं कर पाती है एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने पे। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स बताए, चेक्स बताए। इन्होंने कहा कि अगर ह्यूमंस खुद से पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चेक्स करते हैं, ठीक है, तो यानी कि प्रिवेंटिव चेक करते हैं, तो पॉजिटिव चेक की प्रॉब्लम नहीं आती। प्रिवेंटिव चेक में क्या आता है, जब ह्यूमन खुद से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करे। जैसे ह्यूमन क्या कर सकते हैं, मैरिज की एज को, लेट मैरिज कर सकते हैं, मैरिज की एज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नसबंदी वगैरह करवा सकते हैं। ये सारी चीजें ह्यूमंस खुद से अडाप्ट कर सकते हैं। कम बच्चे, एक या दो बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से आपकी जियोमेट्रिकली आपकी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जबकि आपकी जो लैंड होती है वो अर्थमेटिकली ही बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये अर्थमेटिकली हो गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये क्या हो गया, जियोमेट्रिकली हो गया। ठीक है, ये जियोमेट्रिकली पॉपुलेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो अर्थ उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्स वगैरह के लिए वार वगैरह होगा। ठीक है, तो वार उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चेक होगा। उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो नेचर ह्यूमन के पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे इपिडेमिक्स आ जाएंगी, पैंडेमिक आ जाएगा, आपकी वॉर वगैरह होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये दो टाइप के चेक सजेस्ट किए, थॉमस माल्थस ने। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। थैंक यू।